दोस्तों आज हम लोग बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक प्रश्न पत्र सेट 2 को देखने वाले हैं। सेट 2 में जितने सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं वे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे विस्तार पूर्वक। इससे पहले हम लोग सेट 1 को कर चुके हैं। अगर आप लोग सेट 1 अभी तक नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं। इसके बारे में हम लोग थोड़ा और विस्तार से बात कर लेंगे। सिंधु नदी के किनारे स्थित हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो से सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार मिला है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? मेगास्थनीज ने। इंडिका नामक ग्रंथ की रचना मेगास्थनीज ने की थी। मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की गई है। इस ग्रंथ में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है। भारत और 10 राजाओं के बीच दशराज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? पुरुषनी नदी के तट पर। भारत और 10 राजाओं के बीच दशराज युद्ध ये पुरुषनी नदी के तट पर हुआ था। इसके बारे में हम लोग थोड़ा और बात कर लेंगे। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन है जो पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था। दशराज युद्ध में शोदास की विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में स्थित कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, विक्रम संवत का आरंभ माना जाता है। ये माना जाता है दोस्तों 57 ईसा पूर्व। विक्रम संवत का आरंभ माना जाता है 57 ईसा पूर्व। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा। विक्रमादित्य द्वारा शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, गुप्त शासकों की शासकीय यानी राजकीय भाषा क्या थी? इसकी राजकीय भाषा संस्कृत थी। गुप्त शासकों की शासकीय यानी राजकीय भाषा संस्कृत थी। गुप्त शासकों की शासकीय भाषा संस्कृत थी। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। इस वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और बात कर लेंगे। एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर यानी कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, जिसे राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। महमूद गजनबी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। इसके बारे में हम लोग थोड़ा और डिटेल्स में बात करते हैं। महमूद गजनबी ने 1009 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, जिसका मूल उद्देश्य इस्लाम का प्रसार तथा बुत प्रति यानी मूर्ति पूजा को समाप्त करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी
को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश की आर्थिक, सैन्य एवं भू राजस्व नीतियों ने साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान की। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया था? खिलजी सल्तनत ने। किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खिलजी राजवंश ने। ये दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया था। इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं। दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक खिलजी वंश यानी 30 वर्ष मात्र शासन किया था, तथा सबसे अधिक समय तक तुगलक वंश जो कि 94 वर्ष तक शासन किया। अगला क्वेश्चन है, अकबर के समय संपूर्ण साम्राज्य कितने सूबों में विभक्त था? 15 सूबों में। अकबर के समय संपूर्ण साम्राज्य कितने सूबों में विभक्त था? 15 सूबों में। अकबर द्वारा 1580 ईस्वी में प्रशासनिक सुविधा के लिए संपूर्ण साम्राज्य को 12 सूबों में बांट दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, इसका मतलब है कि जो गलत है उसे हम लोगों को चुनना है। यूरोपीय देश स्थापित प्रथम कारखाना, जो सही सुमेलित नहीं है अर्थात जो गलत है उसे हम लोग देखते हैं। फ्रांसीसी स्थापित कारखाना, प्रथम कारखाना कालीकट, ये दोस्तों सही सुमेलित नहीं किया गया है, इसका मतलब ये गलत है। इसके अलावा पुर्तगाल कोचीन ये सही है। डेनिश ये यूरोपीय देश है, इसका स्थापित प्रथम कारखाना त्रैंकोवर है, ये भी सही है। डच मछलीपट्टनम ये भी सही है। फ्रांसीसी कालीकट ये गलत है। हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। यूरोपीय देश स्थापित प्रथम कारखाना, पुर्तगाल के द्वारा प्रथम स्थापित कारखाना कोचीन है, सही है। डेनिश त्रैंकोवर ये भी सही है। डच मछलीपट्टनम सही है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। फ्रांसीसी कालीकट ये रॉन्ग है अर्थात गलत है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम कारखाना 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया गया था, अतः अन्य सभी सुमेलित हैं, सही सुमेलित हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी फ्रांसीसी कालीकट ये गलत सुमेलित हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन मिंडेल हॉल। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जॉन मिंडेल हॉल था। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जी यात्री जॉन मिंडेल हॉल था, जो स्थल मार्ग से 1597 ईस्वी में भारत आया था। किस उत्तरकालीन मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता था? लंपट मूर्ख ये जहांदार शाह को कहा जाता था। किस उत्तरकालीन मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता था? जहांदार शाह को। अब दोस्तों हम लोग कुछ मुगल बादशाह के नाम जान लेंगे जी, और उसे कौन सी उपाधियां दी गई थी इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख की उपाधि दी गई थी। मुअज्जम को शाह बेक वर की उपाधि दी गई थी। मोहम्मद शाह को रंगीला की और फर्रुख सियर को घृणित कायर की उपाधियां दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? मुबारक उद दौला। बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक उद दौला था। मुबारक उद दौला 1770 से 1775 ईस्वी में बंगाल का अंतिम नवाब था। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश
इम्पे ने इन्हें बेताल की संज्ञा प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? वीडी सावरकर ने। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? वीडी सावरकर ने। वीडी सावरकर ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी थी। वेद समाज की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीधरलू नायडू। वेद समाज की स्थापना किसने की थी? श्रीधरलू नायडू ने। श्रीधरलू नायडू इन्होंने 1864 ईस्वी में मद्रास में वेद समाज की स्थापना की थी। इसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज की संज्ञा प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है, पाइक विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? ये दोस्तों बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में हुआ था। पाइक विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में। इसके बारे में हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा डिटेल्स में जान लेंगे। 1917 से 18 में उड़ीसा में हुए पाइक विद्रोह का बख्शी जगबंधु ने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पत्र या पत्रिकाएं, संपादक या संस्थापक। सही सुमेलित नहीं है या सुमेलित नहीं है, अर्थात जो गलत है उसे हम लोगों को चूज करना है। बंगाल गजट, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, सही है। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सही है। वंगदूत राजा राम मोहन राय, ये भी सही है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपर्युक्त में से कोई नहीं, अर्थात सभी सुमेलित सही किए गए हैं। बंगाल गजट के संपादक या संस्थापक जेम्स ऑगस्टस हिक्की हैं। सोम प्रकाश के ईश्वर चंद्र विद्यासागर, वंगदूत के राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई की स्थापना किस घोषणा पत्र के तहत हुई थी? 1854 के वुड डिस्पैच घोषणा के तहत। भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई की स्थापना 1854 के वुड डिस्पैच घोषणा पत्र के तहत हुई थी। इसके बारे में हम लोग थोड़ा और बात करते हैं। वुड डिस्पैच 1854 के तहत 1857 में बम्बई, कलकत्ता एवं मद्रास में 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। वुड डिस्पैच के शिक्षा संबंधी घोषणाओं को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? वारेन हेस्टिंग्स को। वारेन हेस्टिंग्स को भारत में न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग जानते हैं थोड़ा सा। वारेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 ईस्वी को भारत में न्यायिक सेवा का जनक माना जाता है। उसने सर्वप्रथम प्रत्येक जिले में एक दीवानी तथा एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सिंध को अंग्रेज साम्राज्य में मिलाया जाना ये 1843 ईस्वी में घटित हुई थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध ये 1845 से 1846 ईस्वी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये 1856 ईस्वी। और लास्ट है तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध, ये 1885 से 1886 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, पुणे सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? MG रनाडे, GB जोशी, SH चिपलुंकर,
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक सभी थे। एम.जी. रनाडे, एस.एच. चिपलुंकर, जी.वी. जोशी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। निम्नलिखित में से किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी? 20 जुलाई 1905 को। निम्नलिखित में से किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी? 20 जुलाई 1905 को। लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा मदनलाल ढींगरा ने। लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? मदनलाल ढींगरा ने। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सी.आर. दास द्वारा। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सी.आर. दास द्वारा। गांधी जी ने दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च एवं मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च एवं मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5। 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मैटकॉफ को। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मैटकॉफ को। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान निम्नलिखित में से किसने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था? उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसिफ अली, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था? उपर्युक्त सभी, अर्थात उषा मेहता, अरुणा आसिफ अली, राम मनोहर लोहिया। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1931 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1931 ईस्वी में। निम्न में से किस ग्रह के दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है? राइट आंसर हो जाएगा मंगल। निम्न में से किस ग्रह के दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है? मंगल ग्रह के दिन का। इसके बारे में हम लोग थोड़ा और विस्तार से जानेंगे। मंगल ग्रह के दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। मंगल ग्रह में पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं तथा इसका अक्ष 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाले वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? जीरोफाइट के नाम से। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाले वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? जीरोफाइट के नाम से। इसके अलावा भी हम लोग कुछ बात कर लेंगे। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में की वनस्पति को जीरोफाइट कहते हैं। ट्रोपोफाइट ये दोस्तों उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति को कहते हैं। नमकीन क्षेत्रों में पाए जाने वाली वनस्पति को हेलोफाइट कहते हैं और कड़ी चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति को लिथोफाइट कहते हैं। एक बार हम लोग फिर से अच्छी तरह से देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति को जीरोफाइट कहते हैं। उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति को ट्रोपोफाइट कहते हैं। नमकीन क्षेत्रों में पाए जाने वाली वनस्पति को हेलोफाइट कहते हैं। कड़ी चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति को लिथोफाइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग,
वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? ये केचुआ पालन से संबंधित है। वर्मी कल्चर केचुआ पालन से संबंधित है। इससे रिलेटेड कुछ और हम लोग कल्चर देखेंगे, जैसे कि वर्मी कल्चर का संबंध केचुआ पालन से है, पीसी कल्चर का संबंध मत्स्य पालन से है और सेरी कल्चर का संबंध रेशम कीट पालन से है। एक बार अच्छी तरह से हम लोग देख लेते हैं। वर्मी कल्चर का संबंध केचुआ पालन से है, पीसी कल्चर का संबंध मत्स्य पालन से है और सेरी कल्चर का संबंध रेशम कीट पालन से है। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? भागीरथी एवं भिलंगना नदी पर। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? भागीरथी एवं भिलंगना नदी पर। टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड के टिहरी जिला में भागीरथी एवं भिलंगना नदी पर स्थापित है। यहाँ से सिंचाई, जल आपूर्ति तथा जल विद्युत उत्पादन का कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित को दोस्तों हम लोगों को देखना है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून सही है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर ये भी सही है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला ये भी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपर्युक्त में सभी सही हैं। वन अनुसंधान संस्थान ये देहरादून में स्थित है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। ये सारे दोस्तों सही है। आगे अब हम लोग देखेंगे घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005 ईस्वी में। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? 2005 ईस्वी में। विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया है? गुजरात में। विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मई 2022 को गुजरात में नैनो तरल यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया था। यह विश्व का पहला नैनो तरल यूरिया संयंत्र है जो गांधीनगर के ककलोल में स्थापित किया गया है। यह संयंत्र इफको कंपनी द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू ने। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 किसने जीता है? मीराबाई चानू ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? भोपाल में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? भोपाल में। हाल ही में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? जम्मू कश्मीर में। बजट 2023 से 24 में केंद्र सरकार ने कितने रुपये के खर्च का लक्ष्य रखा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 45.03 लाख करोड़ रुपये का। बजट 2023 से 24 में केंद्र सरकार ने कितने रुपये के खर्च का लक्ष्य रखा है? 45.03 लाख करोड़ रुपये का। हाल ही में हुए राज्यपाल की नियुक्तियों के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है? राज्यपाल राज्य जो दोस्तों सही सुमेलित है उसे हमने
चुनना है। हिमाचल प्रदेश शिव प्रताप शुक्ल, ये सही सुमेलित किया गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य का राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल हैं। अब हम लोग और कुछ राज्य के राज्यपाल को देख लेंगे, जैसे कि फागू चौहान, ये मेघालय के हैं। यहाँ हम लोग मिलान कर लेते हैं, फागू चौहान ये मेघालय के हैं। इसके बाद शिव प्रताप शुक्ल, ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश के हैं। राजेंद्र विश्वनाथ लेकर, ये बिहार के हैं। और CP राधाकृष्णन, ये झारखंड के हैं। आगे अब हम लोग देखेंगे द ब्लू बुक ए राइटर्स जनरल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमिताभ कुमार द्वारा। द ब्लू बुक ए राइटर्स जनरल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, अमिताभ कुमार द्वारा। फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, फिजी में। फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, फिजी में। किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मिस्र। किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे, मिस्र देश के राष्ट्रपति। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के आधार पर नवाचार के मामले में भारत का कौन सा स्थान है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 40वां। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के आधार पर नवाचार के मामले में भारत का कौन सा स्थान है, 40वां। दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया है, भारत बायोटेक। दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया है, भारत बायोटेक कंपनी ने। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण का कार्य संपादित नहीं होगा। इसके अलावा श्वसन, कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण, उत्सर्जन, ये सारे होंगे। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य संपादित नहीं होगा। इसके अलावा श्वसन, कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण, उत्सर्जन, ये सारे होंगे। ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं उन रोगों को कहा जाता है चिरकालिक। ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं उन रोगों को कहा जाता है चिरकालिक। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक हैं, राइट आंसर हो जाएगा हरित लवक। हरित लवक एक प्रकाश संश्लेषी अंगक हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सामान्यतः किसका उपयोग पादप कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का। इसके बारे में हम लोग कुछ और जानकारी प्राप्त करेंगे। जैव ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिका मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करती है, अतः कार्बोहाइड्रेट को कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। इसका रासायनिक रिएक्शन देख लेंगे। C6H12O6 प्लस 6O2 एंजाइम की उपस्थिति में ये 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है, ऊपर और नीचे दोनों की ओर। पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं, ये पत्तियों में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में, छाल में, उपर्युक्त सभी में संचित रहते हैं। पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं उपर्युक्त सभी में, अर्थात पत्तियों में, छाल में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में। बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं ऑक्सिन एवं जिबरेलिन दोनों। बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं ऑक्सिन एवं जिबरेलिन दोनों।
निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? अवतल दर्पण द्वारा। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? अवतल दर्पण द्वारा। सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है? अनंत। सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है? अनंत दूरी तक। सामान्य नेत्र से 25 सेंटीमीटर से सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। नेत्र में उत्तल लेंस होता है जो अनंत से आने वाली प्रकाश को मुख्य फोकस पर केंद्रित करता है। सामान्यतः नेत्र का मुख्य फोकस रेटिना पर होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? विद्युत जनित्र। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं विद्युत जनित्र। विस्थापन की दर को कहा जाता है वेग। विस्थापन की दर को क्या कहा जाता है? वेग। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। निम्नांकित में से लवण का उदाहरण है? NaCl। NaCl यह एक लवण है। HCl यह एक अम्ल है। NaOH और KOH ये क्षार हैं। एक बार फिर से हम लोग देख लेंगे। NaCl यह एक लवण है। HCl यह एक अम्ल है। NaOH एक क्षार है और KOH ये भी एक क्षार है। Mg+2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? 10। Mg अर्थात मैग्नीशियम की परमाणु संख्या में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 10 होगी। आगे हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद इसे थोड़ा हम लोग डिटेल्स में थोड़ा सा देखेंगे। Mg अर्थात मैग्नीशियम की परमाणु संख्या दोस्तों 12 होती है। Mg में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 12 है। Mg+2 में अर्थात यहाँ 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग हुआ है। +2 है अर्थात 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया गया है, इसलिए Mg+2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होगी। अगला क्वेश्चन है, द्विबंध वाले रासायनिक बंधन से बंधे परमाणुओं के मध्य कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है? राइट आंसर हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन का। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का अवयव है? राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन सभी। द्रवित पेट्रोलियम गैस का अवयव है ब्यूटेन, एथेन, प्रोपेन सभी। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का अवयव ब्यूटेन, जिसका रासायनिक सूत्र होता है C4H10। प्रोपेन, इसका रासायनिक सूत्र C3H8 होता है और एथेन का C2H6 होता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, एक सहसंयोजी यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। H2O। एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिकों में निम्नांकित में से कौन सा क्रियाशील समूह विद्यमान होता है? सिंगल बॉन्ड CHO। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हमारे संविधान में नीति निदेशक सिद्धांत कानूनी न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा 17वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया है? 17वां संविधान संशोधन। सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सामूहिक उत्तरदायित्व। सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है सामूहिक उत्तरदायित्व। केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? मंत्रिमंडल सचिव। केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? मंत्रिमंडल सचिव। कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? कानून और व्यवस्था, ये नहीं है। इसके अलावा सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, लोको उपयोगी सेवाएं, ये सारी स्थानीय सरकार का मामला है। विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? तीसरी अनुसूची में। विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? तीसरी अनुसूची में। राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 49 में। राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 49 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 335। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 335 में। आर्थिक आयोजन का अनिवार्य अभिलक्षण है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी अर्थव्यवस्था का। निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? वस्तुओं का परिवहन। वस्तुओं का परिवहन ये भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022 से 23 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? राइट आंसर हो जाएगा 16.2%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022 से 23 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? 16.2%। केंद्रीय बजट 2023 से 24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं जिन्हें सप्तऋषि नाम दिया गया है में शामिल है? क्षमता को सामने लाना, हरित विकास, वित्तीय क्षेत्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी को। अगला क्वेश्चन है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? खड़गपुर पहाड़ियाँ। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? रामेश्वरम। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। रेगुड़ किसका नाम है? काली मिट्टी का दूसरा नाम दोस्तों रेगुड़ मिट्टी भी है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है नक्षत्र। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है नक्षत्र। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच समय का अंतर क्या होगा? 6 घंटे। यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच के समय में क्या अंतर होगा? 6 घंटे। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? बेंगुएला धारा ये हिंद महासागर की धाराएं नहीं है। इसके अलावा अगोलहास धारा, मोजाम्बिक धारा, दक्षिण हिंद महासागरीय धारा, ये सारे हिंद महासागर की धाराएं हैं। इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। बेंगुला धारा एक ठंडी धारा है जो दक्षिण अटलांटिक महासागर के पूर्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम तट के किनारे प्रवाहित होती है। अफ्रीका के पश्चिमी किनारे पर स्थित बेंगुला यानी अंगोला नामक स्थान के नाम पर इस धारा को बेंगुला धारा कहते हैं। यह नाम पड़ा है। इनमें से कौन सा झील उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? वियर ये नहीं है। इसके अलावा सुपीरियर, हुरॉन और मिशिगन ये सारे ग्रेट लेक्स का हिस्सा है।
जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल से। क्योटो प्रोटोकॉल से कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण शुरू हुआ। ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। शैक्षिक तथा शोध संस्थानों को वन्य एवं वन्यजीव अधिकारियों को वन्यजीव संरक्षकों को उपर्युक्त सभी को राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है नई दिल्ली में। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है नई दिल्ली में। निम्न में से किसकी माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया नामक पुस्तक की रचना पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? महात्मा गांधी। निम्न में से किसकी माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया नामक पुस्तक की रचना पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? महात्मा गांधी की। बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 243। बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या है 243। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। वन नीति संबंधित है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 ये भी है। औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी चारों पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र हैं? धान का खेत। धान का खेत ये कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययता है। यह किस आंदोलन का नारा है? चिपको आंदोलन का। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? ये चिपको आंदोलन का नारा है। आज दोस्तों हम लोग सेट 2 को कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेट 3 को कंप्लीट करेंगे। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तथा शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।